what should be included and what should be excluded from P block element, because this chapter has not been in the NCERT but this is the part of NTA syllabus. So whether the NTA has written everything for the sake of the writing itself or they are following also. तो उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आपने जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, आपने कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, आपने बस पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ ली और उसके बारे में थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करे प्रिपरेशन का, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसे फॉर टाइमिंग जब तक कि अगली नोटिफिकेशन नहीं आती अब भूल जाए। लेकिन क्या वो इसे फॉलो भी कर रहे हैं या ये सिर्फ दिखाने की बात है? तो यहाँ पे देखोगे क्या तुम्हें यहाँ पे कोई प्रिपरेशन मेथड दिखा? क्या इन्होंने गैलियम के प्रिपरेशन मेथड पूछी? और ये जो पार्ट है ये बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट हो सकता है। यहाँ भी इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह के बारे में पूछ रखी है। इसका मतलब है ये जो पार्ट है इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ करने का होता कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है दे डोंट हैव वैकेंट डी सबसेल सो दे कैन नॉट एक्सटेंड देयर कोवैलेंसी। और यहाँ पे सिर्फ इस डाटा के बेसिस पे आंसर निकाल सकते हैं कि आंसर है बी। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो चीजें दे रखी है तुम्हें इसकी वैल्यू तो उसने पूछी नहीं, वैल्यू तो पूछी नहीं, और जो चीज़ें इन्होंने पूछी है वो हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी हमने इस चीज़ को पढ़े कि हाइड्रोजन बॉन्ड का इंपैक्ट क्या है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो तुम इसे फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि ये देखकर हमें लग रहा कि फॉस्फोरस के हाइड्राइड, जबकि उसने कहा था पहले एलिमेंट के बारे में बात करे यानी NH3 के बारे में बात करे, वहां तक तो समझ आती है, लेकिन PH3 या उसके बाद के एलिमेंट्स के बारे में जो बातें करी वो थोड़ी अनजस्टिफाइड सी लग सकती है, मगर वो है नहीं क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है, केमिकल प्रॉपर्टी तो है नहीं। वैसे इस वाली साइड पे देखोगे दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस वाली साइड पे इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर में, इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर में, और वहां से इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, अभी भी प्रिपरेशन नहीं पूछा। यहाँ पे इन्होंने क्लोरीन के बारे में एक छोटी सी रिएक्शन पूछ रखी है। इसे कह सकते हैं कि ये इन्होंने अपनी प्रॉमिस को वायलेट करा है, प्रॉमिस को ब्रेक करा है, क्योंकि जो इनकी प्रॉमिस थी उसके बेसिस पे उन्हें ये चीजें पूछनी नहीं चाहिए थी। उन्हें सारी बातें अपने आप को फ्लोरीन तक कन्फाइन रखना था, क्लोरीन के बारे में डिस्कस नहीं करनी थी, मगर इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन क्रॉस करी है। यहाँ पे इन्होंने यूजेज के बारे में पूछा है, यूजेज भी फिजिकल के पार्ट है। यहाँ पे इन्होंने चेन लेंथ ऑफ सिलिकॉन के बारे में पूछा जो प्रॉमिस के बाहर है, उन्हें इसके बारे में नहीं पूछना था। तो ये एक सवाल है जिसे हम कह सकते हैं कि उनकी प्रॉमिस के बाहर है। फिर अगर आगे देखिए वापस उन्होंने हाइड्राइड के बारे में बातें करी, यहाँ पे बातें करें तो यहाँ भी उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी तक खुद को कन्फाइन रखा है। यहाँ भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में बात करी है, लेकिन ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बातें नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अगर आप ROH और PCl3 को ये ऐसे करे तो बेसिकली ये पार्ट यहाँ का है ही नहीं, ये पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ की है। तो इस वाली पार्ट को आप भूल जाए कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है, ये क्या, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है अल्कोहल का। यानी कि उन्होंने एक बार ही सिर्फ और सिर्फ इस वाली सवाल के अंदर उन्होंने अपनी प्रॉमिस को ब्रेक करा है। ऊपर में जो चीजें लिख रखी है वो करनी है, जो नीचे लिख रखी है वो नहीं करनी है, वो डोंट का पार्ट है। तो हमने किस बात के ऊपर ध्यान देना है, हमने इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करनी, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करनी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हुए इसके हाइड्राइड को नहीं भूलना है, साथ ही इसके एसिडिक कैरेक्टर को, एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ हाइड्राइड की नहीं ऑक्साइड की भी एसिडिक कैरेक्टर का हमें ध्यान रखना है, उसकी स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करी तो हमें साथ में स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों एक ही डाटा है जिससे हम दो बातों को कंक्लूड करते हैं। इसके साथ हमें कैटेनेशन के बारे में पढ़ना है, खास करके ग्रुप 14 के बारे में और ग्रुप 16 के बारे में भी, सल्फर के कैटेनेशन के बारे में भी डिस्कस करनी है। एलोट्रॉपिक फॉर्म तीनों ही ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी एक तरीके से तुम कह सकते हैं तीनों पार्ट के लिए एप्लीकेबल है। टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi d-pi बॉन्ड या एक्सटेंशन ऑफ कोवैलेंसी, दोनों ही बातें एक है। जो पहला एलिमेंट है जैसा नाइट्रोजन है वो p-pi d-pi बॉन्ड नहीं बना सकता, यही बातें ऑक्सीजन के ऊपर एप्लीकेबल है, यही बातें फ्लोरीन के ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन जो सल्फर है, जो फॉस्फोरस है और जो क्लोरीन है ये p-pi d-pi बॉन्ड बना सकते हैं, दे कैन एक्सटेंड देयर कोवैलेंसी। लेकिन जो पहले तीन एलिमेंट हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। हमें इनकी बॉन्ड लेंथ के बारे में भी डिस्कस करना है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल के बारे में भी करना है। और ये बेसिकली क्या है, या तो हाइड्राइड्स है या फिर हैलाइड्स हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्या डिस्कस नहीं करना है, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स लाइक PH3, PCl3, PCl5, SiCl4, H2S, SO2, SO3, इनके बारे में नहीं करना है। लेकिन हमें ओजोन के बारे में करना है।
क्योंकि ओजोन इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और इन्होंने ये कहा है कि आप पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ ले। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो एलोट्रोपिक फॉर्म है उसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल होना है। अगर तुम बड़े ध्यान से देखो तो इन सारी चीज़ों का एक मतलब निकाल सकते हैं कि प्रैक्टिकली तुम्हें स्ट्रक्चर पढ़नी है जो पी ब्लॉक की दे रखी है, और बाकी सारी चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन है। बाकी सारी चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन है। कई सारी जगहों पे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते, तो वो 1 महीने तक पढ़ा रहे होते और अगले 5-6 दिनों में पूरी इनऑर्गेनिक खत्म हो जाती है एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कई सारी जगहों पे हमने खुद भी इस तरीके से 16-17 सालों तक पढ़ाया। यही काम जीओसी के अंदर करते हैं। जब जीओसी करी तो 1.5-2 महीने तक जीओसी करते रहे, उसके अगले 15 दिनों में सारी चैप्टर खत्म हो गए ऑर्गेनिक के। तो यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और लिटरली यहाँ पे जो भी सवाल दे रखे हैं, यानी कि पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं, उनमें से एक को छोड़कर अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग ध्यान से पढ़ी है तो वो इसे बना सकते हैं। 2 सवाल, एक स्ट्रक्चर वाली बात को छोड़ दे जहाँ पे वो बॉन्ड्स के बारे में दे रखा है, और दूसरी जो क्लोरीन की रिएक्शन है अगर उसे छोड़ दे तो बाकी सारे सवाल सॉल्व हो सकते हैं इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल इन केमिकल बॉन्डिंग। तो बात किसकी करी? पी ब्लॉक की। और स्ट्रेस किसके ऊपर दिया? केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर दिया। तो तुम्हें उन चीज़ों को सीरियसली लेने की ज़रूरत है जो सीरियस लेने चाहिए। हर चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग बड़े ध्यान से पढ़ी, पी ब्लॉक के जो ग्राफ, पी ब्लॉक के अंदर जो चार्ट दे रखे हैं, चार्ट वगैरह दे रखे, ग्राफ दे रखे, टेबल दे रखे हैं, तुमने उनको एक बारी गो थ्रू कर लिया, एक बारी ये समझने की कोशिश करी कि इस टेबल के अंदर इन्होंने क्या प्रूफ करने की कोशिश करी है। तुम्हें डाटा याद हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तुम्हें वो ट्रेंड मालूम हो ऐसे ज़रूरी है। ट्रेंड मालूम होनी चाहिए। जब भी तुम कोशिश करोगे कि इस ट्रेंड को एक बारी रीऑर्गेनाइज करते हैं तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें तुमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो ये पी ब्लॉक को हैंडल करने का तरीका है। सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक के बारे में बात करी, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं करी। हाउ टू हैंडल पी ब्लॉक, एंड दिस इज द वे हाउ इट शुड बी हैंडल्ड।